नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का चैनल पर। तो भाई ये आवाज़ अभी तक आप सभी वीडियोस में सुनते आ रहे होंगे, लेकिन आज के बाद इस आवाज़ के साथ साथ आप मुझे भी देखेंगे। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं अपने यूट्यूब फैमिली से मिलूं और आपके कार्स के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, या रोड्स पर कैसा एक्सपीरियंस रहा है, या आप रोड सेफ्टी से क्या समझते हैं, मेरे वीडियोज़ से आप क्या सीख रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहता था। इसलिए मैंने अपने चैनल पर एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है और इसमें मैं आपसे पर्सनली मिलूँगा। आपके पास अगर कार है तो उसका एक्सपीरियंस लूँगा या लोगों के साथ शेयर करूँगा। रोड सेफ्टी के बारे में आपका क्या मानना है, या आप मुझे क्या सजेस्ट कर सकते हैं, या मेरे माध्यम से या चैनल के माध्यम से व्यूअर्स को क्या सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई अलग स्टोरी आप सुनाना चाहते हैं रोड से लेके या फिर कार से लेके, जो भी आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में है, तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। तो भाई ये हमारा स्टार्टिंग है और हो सकता है इसमें थोड़ी गलतियां हों और हो सकता है ये कम इंटरेस्टेड हो वीडियो, लेकिन मेरा आपसे ये वादा है कि मैं इन चीज़ों को सुधारूंगा और उसके लिए आपका सपोर्ट बनाए रखना और गलतियां देख के हमें बताना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं इम्प्रूव कर पाऊँगा। और आपको भी हमारे साथ कोई वीडियो बनाना है या कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करना है जिससे लोगों को नॉलेज मिल सके, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज भाई ये पहला वीडियो है और हमारे पहले गेस्ट हमारे यूट्यूब फैमिली से ही हैं, मिस्टर अभिषेक दीक्षित जी। थैंक यू प्रतीक जी। तो अभिषेक दीक्षित जी, ज़रा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं अभिषेक दीक्षित हूँ, बेसिकली लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट द एफर्ट्स मिस्टर प्रतीक इज पुटिंग इनटू द मेकिंग पीपल सेफ एंड मेकिंग द रोड सेफर। सो थैंक यू सो मच फॉर द एफर्ट्स। तो आप सर मेरा चैनल कब से देख रहे हैं? मैं आपका चैनल अप्रॉक्स जब आपने स्टार्ट किया है, आपके स्टार्ट के 2-3 वीडियोज़ ही आए थे, तब से मैं आपको लगभग फॉलो कर रहा हूँ। तो आप क्या इम्पैक्ट क्या पड़ा और क्या आपको सीखने को मिला, या आप बहुत किस नज़र से सीखने को मिल रहा है। मैं जैसे कि देख रहा हूँ, कुछ मेरे छोटे भी हैं जो मुझसे यंगर हैं, वो भी देख रहे हैं। तो मुझे दिखता है कि उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं कि लोग सीट बेल्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि रोड पे आपको रोड रेज नहीं करनी है, आपको कैसे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। तो काफ़ी इम्पैक्ट लोगों पे उसका दिख रहा है। और ये मैं देखता हूँ ना कि अगर आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो जो आपको देखने वाले हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, वो ऑटोमेटिकली फॉलो करना स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को। चलिए, तो जैसा कि अभिषेक जी ने बताया कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुन के आप कॉर्पोरेट जॉब और लैपटॉप बैग, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आई होंगी, और साथ में इनके गाड़ी के बारे में भी आपने सोच लिया होगा कि भाई कॉर्पोरेट जॉब करने वाले ज़्यादातर सेडान्स का यूज़ करते हैं, या एक सोफिस्टिकेटेड कार, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, जिसमें ज़्यादा टेंशन ना हो, और ऐसा कुछ सीन होता है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें काफ़ी उल्टी हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सर की गाड़ी। तो भाई ये है सर की गाड़ी, महिंद्रा स्कॉर्पियो। आप समझ सकते हैं, इस गाड़ी को माफिया एसयूवी, गैंगस्टर एसयूवी, इस सब नाम से बुलाया जाता है। और ये गाड़ी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास बहुत ही थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता है। तो अभी हम बात करेंगे सर ने ये गाड़ी क्यों ली, क्या ज़रूरत पड़ी, और साथ ही में और कई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले भाई गाड़ी के अंदर चलते हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और पसीने भी आ रहे हैं। तो भाई हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब सर से थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं गाड़ी के बारे में। सर, आपने गाड़ी कब ली है? मैंने ये प्री ओन्ड कार ली थी, अप्रॉक्स फेब या मार्च में ली थी। इसी फेब में? इसी साल में। लगभग मुझे 6 से 7 महीने हो चुके हैं इस गाड़ी को लिए। अच्छा, 6 से 7 महीने। मुझे कितने में ख़रीदी थी आपने? ये मुझे ऑलमोस्ट 7 की गाड़ी पड़ी थी, और कुछ मैंने इसमें अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज करवाई थी, तो ऑलमोस्ट मुझे 760 के आसपास। 760 के। कितना चली ये गाड़ी, कौन सी मॉडल? ये जब मैंने ली है उस टाइम पे जेन्युइनली ये 74,000 ड्रिवन थी। जेन्युइनली आपने चेक वेक कराया ही होगा, आपने बताया था कि काफ़ी अच्छा पहचान है महिंद्रा में आपका। मैंने पूरी सर्विस हिस्ट्री की चेक की थी गाड़ी में। जो मुझसे पहले ओनर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से गाड़ी रखी थी, और काफ़ी जो उनका मुझे फीडबैक मिला सर्विस सेंटर से, तो ऑल द पीपल वेल अवेयर अबाउट द प्रीवियस ओनर, एंड बहुत अच्छा फीडबैक था कि कस्टमर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं गाड़ी को अपनी। तो भाई प्री ओन गाड़ी ऐसी लेनी ही चाहिए जिसके बारे में पहले से सब कुछ पता हो, और सर को तो सर्विस सेंटर या महिंद्रा में काफ़ी अच्छा लिंक है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई है। दूसरी चीज़, गाड़ी की हालत आपको बता देगी कि क्या है ये। बाहर से भी और अंदर से भी इतनी क्लीन गाड़ी मैंने नहीं देखी, खासकर स्कॉर्पियो जो लेता है वो दबा के भाई चलाता है। मेरे जानने में थे 2015 मॉडल स्कॉर्पियो थी, उन्होंने करीब 1.25 लाख चला के बेची थी, वो 7.5 लाख रुपए की बिकी थी। तो आपको ये
बहुत ही समझ लीजिए बेस्ट वो पड़ा है। मैं एक्चुअली स्कॉर्पियो एन देख रहा था, तो जनवरी में मैंने प्लान किया। मैं इससे पहले महिंद्रा की नोवो स्पोर्ट यूज़ कर रहा था। अच्छा अच्छा। तो जनवरी में मैंने प्लान किया कि नहीं, अब स्कॉर्पियो लेते हैं। पहले एन की प्लानिंग हुई, बट वेटिंग बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने डिसाइड किया क्लासिक लेने के लिए। बट मेरे फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि आप रुकिए, जल्दबाजी मत करिए, मैं आपको कोई प्री ओन्ड कार अच्छी सी बताता हूँ। तो उनको बताने के बाद में मुझे जब ये कार मिल गई तो आई वॉज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे इतनी अच्छी कंडीशन में गाड़ी मिल सकती है। अच्छा, तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि भाई कॉर्पोरेट जॉब है, ज़्यादातर छोटी गाड़ियाँ या सेडान्स प्रेफर करते हैं लोग। जी। आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने एसयूवी चुना? देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी थी कि मुझे 7 सीटर कार चाहिए थी, बिकॉज मेरी फैमिली बड़ी है, मैं जॉइंट फैमिली में हूँ। और दूसरी चीज़ मैंने जो नोटिस किया है, मेरे घर पे ऑलरेडी छोटा भाई होंडा सिटी ऑटोमेटिक यूज़ कर रहा है। अच्छा। तो उसकी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा थी कि हमारे यहाँ पे क्या है कि आपको ऑफ रोड जाने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ द रोड्स ऑलरेडी ऑफ रोड हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट चलता रहता है, तो इतना ज़्यादा लिमिटेशंस आ रही थी हम लोगों के सामने कि ये था कि ये तो श्योर शॉट था कि हाँ, मुझे एसयूवी ही लेनी है। अच्छा। और कोई ऑप्शन नहीं था हम लोगों के पास में। तो एसयूवी में सबसे ज़्यादा अगर कहें कि रिलायबल प्रोडक्ट अगर कोई मुझे दिखता है तो स्कॉर्पियो से रिलायबल कोई भी प्रोडक्ट रिलायबल नहीं है। ये तो बहुत सही चीज़ है, लेकिन खर्चे जो होते हैं, जैसा मैंने देखा है, लोग खर्चे करते हैं, इस पर काफ़ी खर्चा होता है, मेंटेनेंस पे काफ़ी खर्चा होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या उतना ही इस पे लगता है? नहीं, मैं अगर कंपेयर करूं महिंद्रा की किसी भी और गाड़ी से, तो अगर हम बोलेरो को किनारे करते हैं तो मुझे नहीं लगता है महिंद्रा में इतना रिलायबल प्रोडक्ट कोई होगा। हाँ, रिलायबिलिटी की तो ये और बात है। ये कॉस्टिंग भी जो है पार्ट्स की, वो कंपैरेटिवली इतनी ज़्यादा नहीं है कि जैसे गाड़ी का प्राइस आपकी जब आ रही थी तो 18, 19, 20 लाख तक पहुंच गई थी। और ऑल्दो ये टॉप मॉडल है तो मुझे कुछ ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी सब कुछ था इसमें। और मुझे स्टॉक गाड़ियाँ ही पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल मॉडिफिकेशंस नहीं पसंद है। तो मुझे कभी कोई इशू नहीं आया, और पार्ट अवेलेबिलिटी भी बहुत इजीली रहती है। आप चाहे सर्विस सेंटर की बात करें या बाहर की बात करें, पार्ट अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी। बाकी आफ्टर सेल सर्विस जो है उसमें बहुत अच्छी। ये डिपेंड करता है आपका सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर, क्योंकि कुछ सर्विस सेंटर्स ऐसे भी होंगे जहाँ का हो सकता है आपका सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका सर्विस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बाकी भाई होता है क्या है, ये गाड़ियाँ लोग इतना रगड़ के चलाते हैं ना कि उनका खर्चा गिर ही जाता है सर्विस पे। क्योंकि जितना मैंने देखा है, मेरे फैमिली में जो रही है गाड़ियाँ, जो जानने में रही हैं, वो लोग इसको मतलब खींच के, स्कॉर्पियो तो कहीं भी खुदा दो, किसी भी तरह चला लो, उस हिसाब से खर्चा ज़्यादा आता है। तो वो लोग कहते हैं कि भाई ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन अब आप से मैं सुन रहा हूँ पहली बार कि कम खर्चे निकाल रही है गाड़ी। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को मेंटेन किस तरीके से कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप गाड़ी को मेंटेन अच्छे से कर रहे हैं, आप उसको टाइम टू टाइम सर्विस करवा रहे हैं, जिन पार्ट्स को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है आप रिप्लेसमेंट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा ऑप्शन दिखता है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो अभी तक बहुत अच्छा फीडबैक मेरा रहा है। और मैं एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगा लोगों को कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अगर कार्स की नॉलेज नहीं है और अगर प्री ओन्ड कार्स के लिए जा रहे हैं, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा आप किसी मैकेनिक को दिखाने की जगह, क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है, मैकेनिक को दिखा रहे हैं तो ऑलरेडी मैकेनिक्स का कमीशन कई जगह पे होता है, कई जगह नहीं भी होता है। मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को, आप सर्विस सेंटर के QC को पकड़िए, आप वो गाड़ी ले जाइए, आप QC से टेस्ट ड्राइव करवाइए। वो QC आपको क्लियर कट बता सकता है कि इस गाड़ी में क्या काम होना है, क्या नहीं होना है, आपको आगे क्या क्या एक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं। नहीं, ये बात तो आपने सही बोली, मैकेनिक वाली। ऐसा केस मेरे साथ भी हो चुका है एक्चुअली, मेरे फ्रेंड के साथ। वो अपने जानने वाला ही मैकेनिक लेके गया प्री ओन्ड गाड़ी खरीदने, और वो जानने वाला ही मिल गया उससे। वो कहीं कोने में जाके बात किए, वो लोग पकड़ा दिए पैसा, और ये सारा सीन हो जाता है। तो समझ लीजिए आप इंडिविजुअल तो फिर ले ही लेगा। तो मुझे पर्सनली मेरे यहाँ पे घर पे होंडा सिटी ली गई, वो भी प्री ओन्ड थी। तो हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली QC को हमने बोला कि आप गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करिए और आप बताइए। तो QC का फीडबैक वो क्लियर कट एकदम बता सकते हैं, क्योंकि उनका डेली का काम है, ऑलमोस्ट 15-20 गाड़ियाँ डेली वो टेस्ट ड्राइव करते हैं। तो बहुत ईजिली बता सकते हैं कि कैसा फीडबैक है, क्या है। तो वहाँ पे आपको एक कह सकते हैं पॉजिटिव एज रहेगा आपके पास में। तो ये तो रही भाई गाड़ी की मेंटेनेंस की बात और ये सारी बातें। माइलेज कितना निकालती है? मैं अगर टैंक टू टैंक की बात करूं तो चूँकि मैं मोस्टली सिटी में ही चलता हूं बम्पर टू बम्पर में, तो कई बार गाड़ी घंटों तक स्टार्ट खड़ी रहती है। उस केस में लगभग 11 से 12 का निकालती है माइलेज, कभी 10, कभी 11, कभी 12।
बट अगर मैं हाईवे पे जाता हूँ तो ईजिली गाड़ी MID पे मुझे 17-18 तक का दिखाने लगती है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऑलमोस्ट 15 to 16 ईजिली दे देती है मुझे। इससे आप समझ सकते हैं कि भाई की ड्राइविंग कैसी है। मतलब 15 से 17 स्कॉर्पियो निकालना हाईवे पे, नॉर्मली लोग इतनी पुरानी गाड़ी जो होती है 8 साल पुरानी, वो 10-11 से ज़्यादा माइलेज निकाल ही नहीं पाते हैं। कई बार मैंने सुना है स्कॉर्पियो की माइलेज, लेकिन भाई होता क्या है, ड्राइविंग पे ही डिपेंड होती है सारी चीज़ें। एक्चुअली मैं रैश ड्राइविंग में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता हूँ, और सिटी की ट्रैफिक की कंडीशन आप देख चुके हैं, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप गाड़ी को ज़रा सा भी थोड़ा सा हार्ड प्रेस कर पाएँ और कहीं पे तेज़ चला पाएँ। तो बेटर रहता है आप सेफ़ चलिए। वैसे भी ये जो गाड़ियाँ हैं इनकी जो मैक्सिमम स्पीड मैं एज्यूम करता हूँ, तो सेफ़ चलने के लिए आपकी 80 to 100 बस मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग इतनी होती है। इससे ज़्यादा पे मुझे ये गाड़ियाँ सेफ़ नज़र नहीं आती हैं। बिल्कुल। तो मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करता कि आप फास्ट ड्राइविंग करिए इन सब गाड़ियों में। अगर आपको फास्ट ड्राइविंग का शौक है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप सेडान्स लीजिए। वैसे फास्ट ड्राइविंग करनी नहीं चाहिए, रोड लिमिट से ऊपर आपने देखा ही होगा कितना प्रॉब्लम हो जाता है। आधे से ज़्यादा केसेस आपके एक्सीडेंट के सिर्फ इसी वजह से होते हैं। बिल्कुल, आधे से यहाँ 70% से ऊपर मान लीजिए ओवर स्पीडिंग का ही सबसे बड़ा हाथ रहता है। तो सर कौन कौन सी गाड़ियाँ अभी तक आपने यूज़ की हैं? देखिए मैं छोटा था तब घर पे फिएट थी पद्मिनी, उसके बाद में मारुति 800 यूज़ हुई। मैंने पहली कार अपनी ईऑन परचेज़ की थी अपने दम पे। फिर मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई, जॉब में आया तो मैंने 2016 में ईऑन ली। फिर ईऑन को बेच के मैंने प्री ओन में ही महिंद्रा की नूवो स्पोर्ट ली। फिर नूवो स्पोर्ट के बाद में मैंने उसको हटा के स्कॉर्पियो यूज़ कर रहा हूँ, और स्कॉर्पियो के साथ ही घर पे मराजो भी यूज़ हो रही है। तो भाई ये तो रही गाड़ियों की बात। अब हम बात करेंगे सर के ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में और रोड एक्सपीरियंस के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको पता ही होगा कि इंडियन रोड्स पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक होते हैं। खासकर स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी है तो सर को भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, साथ में दूसरों को भी प्रॉब्लम होगी अगर गाड़ी कहीं खड़ी रहेगी। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सड़क पर गाड़ियाँ भर भर के हो रही हैं और पार्किंग की जगह बिल्कुल भी नहीं है। खासकर आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो सिचुएशन और भी वर्स्ट हो जाता है, क्योंकि आपको उस जगह के बारे में कुछ पता नहीं होता है। ऐसे में आपको अगर किसी इमरजेंसी में अपनी गाड़ी पार्क करनी हो तो उससे दूसरे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप अपनी गाड़ी पार्क करके चले गए हैं और किसी दूसरे को उससे प्रॉब्लम है तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करेगा। इसीलिए एनजीएफ वालों ने ये पार्किंग टैग बनाया है, जिससे कोई भी इंडिविजुअल इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधा आपसे कांटेक्ट कर सकता है। आपको ये कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि आपका कांटेक्ट नंबर किसी को भी शो नहीं होगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है, इस टैग को या तो आप अमेज़न से या फिर इनके खुद के वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस 499 है, और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। इसको खरीदिए, लाइए और अपने कार के विंडशील्ड पर लगाइए। और इनका एप्लीकेशन आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे ही मिल जाएगा। उसके बाद आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, क्यूआर कोड स्कैन करिए और अपने मैंडेटरी डिटेल्स भर दीजिए, जैसे कार का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और नाम। और इसमें आप अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हैं। इनकेस आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो कोई भी इंडिविजुअल आके इस कोड को स्कैन करेगा और उस इमरजेंसी नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेगा। तो भाई मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ये बहुत ही कम प्राइस में है। 500 रुपए तो एक बार में गाड़ी धुलाने में ही चले जाते हैं, और ये अगर आप खरीदेंगे तो लाइफ टाइम हो जाएगा आपके लिए। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाइए और ख़रीदिए। तो भाई हम लोगों ने चाय वाय पी ली है। एक्चुअली चाय पिए नहीं तो सुबह से, तो आधा शूट करके बीच में रुके, चाय पिए। अब यहाँ से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, थोड़ा सा देखते हैं गाड़ी कैसी चल रही है, पहले तो यही बताते हैं आपको। गाड़ी एकदम भाई ख़तरनाक मेंटेन कर रखा है, पता ही नहीं लग रहा है कि 2015 मॉडल गाड़ी है ये, और करीब 80,000 चल चुकी है ये गाड़ी। अभी 8 साल हो चुके हैं, गाड़ी वैसी की वैसी मक्खन चल रही है। जो पहले इसके ओनर रहे होंगे किस तरह से गाड़ी को रखा होगा आप समझ सकते हैं। ये कंडीशन देख के गाड़ी का बिल्कुल एकदम शोरूम कंडीशन वाली गाड़ी बना के रखी है। तो ये तो रही खैर गाड़ी की बात। अब सर से पूछते हैं कि उनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है और रोड एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो सर आप कब से गाड़ी चला रहे हैं? मैं ऑलमोस्ट 2005 से गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं काफ़ी हाई स्कूल में था, बट चलाने को तो नहीं मिलती थी, घर के ही प्रेमाइसेस में तब चलाता था। बट ये है कि ऑफिशियली मैं मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बना है 2010 में, तब से फिर मैं ड्राइव कर रहा हूँ कंटिन्यू रोड्स पे। काफ़ी लंबा समय हो गया, अप्रॉक्स 20 साल होने वाले हैं। 20 तो नहीं, 10 साल हो गए, 12 साल 13 साल हो गए हैं 2010 से। हाँ, रोड पर। जी जी, रोड। ठीक ठीक। तो काफ़ी लंबा समय हो गया तब भी चलाते हुए। जी। बाहर भी गए होंगे, हाईवेज पे भी चलते होंगे आप? अक्सर जाना होता है। इसके अलावा आप कह रहे थे आप साउथ अफ्रीका भी
कुछ दिन रहे हैं? नहीं, मुझे जाना था, बट जाना। कोविड का लॉकडाउन लग गया। ओके ओके। और उस वजह से हम लोगों ने वर्क फ्रॉम होम लेके तब से अच्छा, सही चल रहा था। मुझे लगा कि शायद गए थे नहीं आप। नहीं, जाना नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपने जब से गाड़ी चलानी शुरू की, जी, तो क्या लगता है रोड सेफ्टी के बारे में? देखिए, रोड्स तो अगर मैं बात करूं कंपैरेटिवली लास्ट कुछ सालों से, लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था, तो रोड्स की कंडीशन तो काफ़ी अच्छी हो गई है। बट अभी लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। कि जैसे आप देखेंगे ना कि लोगों को लेन सिस्टम का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। जैसे अभी आप रोड पे चल रहे हैं, अगर आप लोगों से पूछें कि ये स्ट्रिप्स ब्रेक क्यों हैं, कहीं पे कंटिन्यू क्यों हो जाती है, कहीं पे डबल कंटिन्यू क्यों होती, तो लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि कहाँ पे हमें ओवरटेक करना है, कहाँ पे नहीं करना है। अब हमें फास्ट लेन में स्लो गाड़ी नहीं चलानी है। अगर आपको बहुत स्लो चलना है तो आप लेफ्ट मोस्ट लेन में चलिए, अगर आपको थोड़ा तेज जाना है आप राइट मोस्ट लेन में चलिए, विद इन द स्पीड लिमिट्स। बट लोगों में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। लाइक आप देखेंगे कि जैसे ट्रक्स हैं, बसेस हैं, तो वो मोस्टली आपको राइट मोस्ट लेन में चलते हुए दिखेंगे। बहुत रेयर केस होता है कि वो मिडिल रो में या फिर लेफ्ट मोस्ट लेन में चलें। तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, आपको लेफ्ट से ओवरटेक करना पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम अगर कंपेयर करें बाहर के उससे, बाहर कितनी ज़्यादा सेफ्टी फॉलो होती है जी, हमेशा ही। पॉपुलेशन कम होने की वजह से गाड़ियाँ भी कम है, इसलिए चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन लोग अगर ये समझ लीजिए सुधर जाएंगे, अगर वो समझेंगे हमें फॉलो करना है। यहाँ लाइट तक नहीं फॉलो की जाती है, ये तो आपने बहुत बड़ी चीज़ बता दी, रोड की स्ट्रिप्स और ये सारी चीज़ें, ये तो काफ़ी आगे की चीज़ हो गई। जो सामने दिखता है वो तक लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि लोग अगर चीज़ें फॉलो करने लगें तो एक्सीडेंट्स के नंबर कम हो सकते हैं? या देखिए, इसको ड्रास्टिकली रिड्यूस किया जा सकता है, मेरा मानना है। इसमें दो चीज़ें करनी होंगी। एक, गवर्नमेंट को भी लाइबिलिटी फिक्स करनी होगी कि अगर रोड्स पे गड्ढे हैं, उसकी वजह से किसी के साथ कोई हज़ार्डियस सिचुएशन होती है, तो जो भी उसके लिए लाइबल होगा, उसकी लीगल जो भी आपकी चीज़ें हों वो देखी जाएं, और उसको भी पेनल्टी उस पर अप्लाई की जाए। दूसरी चीज़, जो लोग रोड सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं, ड्राइविंग गलत तरीके से करते हैं, तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। अभी क्या है कि लिबर्टी लोगों को बहुत ज़्यादा है, और इसको इम्प्लीमेंट आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको छोटे बच्चों के कोर्स करिकुलम में आपको रोड सेफ्टी को इंक्लूड करना होगा, क्योंकि जब वो जो नींव बच्चों की रखी जा रही है, जब आप वहाँ से सिखाना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको उसका इम्पैक्ट आज के 7-8 साल के बाद बहुत अच्छा दिखेगा। अभी क्या है, हमारे कोर्स करिकुलम में कहीं पे भी इन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। ये बात आपने बहुत सही बोली, क्योंकि आजकल बच्चे जो सीख रहे हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया से सीख रहे हैं, वो लोग गलत चीज़ों, इतना ज़्यादा वीडियोज़ वो सब चलते रहते हैं, गाने लगा के, और सब दिखावा। अगर वो चीज़ें पहले पढ़ाई गई होती बच्चों को कि ऐसा नहीं करना है, ऐसे करने से ये नुकसान हो सकता है, तो शायद बच्चे ये ना करते। कहीं ना कहीं इसमें मुझे बात शायद नहीं कहनी चाहिए, बट इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी हैं जो बच्चों को इस बात के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपने लाउड म्यूजिक बजा लिया, अब आप ड्रैग रेस कर रहे हैं, आप हाई स्पीड रेस कर रहे हैं। देखिए, रेस अगर आपको करने का शौक है, आपकी हॉबी है, उसके लिए रेस ट्रैक्स होते हैं, आप रेस ट्रैक्स पे जाइए। पब्लिक रोड्स इसलिए नहीं हैं कि आप उन पे रेस करें, आप स्टंट करें, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी ख़तरनाक होता है, और जो लोग सही से चल रहे हैं उनके लिए और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट को कुछ ऐसा पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि अगर आपको रोड ट्रैक्स ऐसे कहीं पे बना दें, हर सिटी में एक ऐसा होना चाहिए कि जिनको उसमें उस डोमेन में जाना है या उनको प्रोफेशनली रेस ट्रैक पे चलना है, तो उनके लिए वो बनवा के छोड़ दें, आप उनका सब्सक्रिप्शन लें, आप वहाँ पे जाके जो भी आपको ऐसी चीज़ें एक्टिविटी करनी है आप करिए, बट पब्लिक रोड्स पे ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होना चाहिए। ये चीज़ भी सही है। काफ़ी देखते आ रहे हैं वीडियोज़, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो यही सिखाते हैं, समझ लीजिए, कि ओवर स्पीडिंग किया जाए, किसी भी 80-100 के स्पीड लिमिट वाले रोड पे 200 चलाया जाए, और इससे कितने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने रोल्स रॉयस वाला एक्सीडेंट देखा होगा, वो तो एक चलिए छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन वैसे ना जाने कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, वो सब यही दिमाग में भर जाता है लोगों के। तो ओवरऑल ये चीज़ें कन्फर्म है कि कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, कितनी भी गाड़ियाँ मजबूत बना ली जाएँ,
जब तक लोगों की मेंटालिटी नहीं सही होगी तब तक कुछ नहीं होने तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और ये चीज़ रिसेंटली मैंने नितिन गडकरी जी से भी सुना था, मतलब वो ये तो नहीं बोल रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर और गाड़ी के बारे में, लेकिन वो ये बोल रहे थे लोगों का ऐसा बिहेवियर है कि वो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना ही नहीं चाहते हैं। एक्चुअली मैंने जो ऑब्जर्व किया है, लोग अपने ईगो पे ले लेते हैं इन सब चीज़ों को तुरंत। ये बहुत बड़ी कि बात मुझे है। पुलिस वाले ने क्यों रोक लिया, उसने मुझे पेनलाइज क्यों कर दिया, तो वो लोग ईगो पे ले लेते हैं। आप ये क्यों नहीं देखते कि आपने गलती की थी? बिल्कुल भाई आपने रेड लाइट जंप की है, अगर आपके ऊपर पेनल्टी अप्लाई हो रही है तो यू आर लायबल टू पे दैट। आपको उसके लिए इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि लोग ये समझना नहीं चाहते हैं कि देखिए जैसा आप करेंगे, आपसे छोटे जो भी हैं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन वो वैसा ही सीखेगी। अगर आप अपने बच्चों को बिठाल के सीट बेल्ट्स यूज़ नहीं करते हैं तो आपके बच्चे भी यूज़ नहीं करेंगे, आपके छोटे भाई भी यूज़ नहीं करेंगे। आप रेड लाइट्स जंप करते हैं, आपके छोटे भाई भी करेंगे। तो ये आपको समझना होगा कि हम आगे आने वाली जनरेशन को क्या सिखाना चाहते हैं। बिल्कुल। बाकी सर आप चैनल तो रेगुलर देखते ही होंगे और वहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मैं अपने हिसाब से जो हो पाता है मैं कवर करता हूँ, एक्सीडेंट से कवर करता हूँ या नॉर्मल चीज़ों से कवर करता हूँ, लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे चला जाता है। लेकिन इसके अलावा मैं आपकी व्यू से जानना चाहता हूँ कि व्यूवर्स को या हमारे चैनल को क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या क्या सजेशन है आपके लिए, लोगों के लिए? देखिए मैं पहली चीज़ तो ये सजेस्ट करूँगा, जैसे अभी आपने नया सेगमेंट स्टार्ट किया है कि लोगों को फेस टू फेस मिलके अवेयर करना चीज़ों के लिए। जी जी। और लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं ये सुनना, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अभी आप ऑलरेडी लोगों को इस बात के लिए अवेयर कर रहे हैं कि आपको रोड्स पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं ये चाहूँगा कि एक सेगमेंट ये भी होना चाहिए कि रोड्स पे जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ हैं उनको भी कोई ऐसा होना चाहिए जो दिखा सके और सुनने वाले लोग होने चाहिए। लाइक कुछ हाईवेज ऐसे हैं जिन पे ऑल ऑफ द सडन ऐसे पैचेस आ जाते हैं जहाँ पे आप गाड़ियों को बैलेंस नहीं कर सकते हैं, तो उनकी भी लायबिलिटी तय होनी चाहिए किसी ना किसी की। क्योंकि मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, मैंने रोड टैक्स पे किया है, मैं टोल टैक्स पे करता हूँ, मैंने रजिस्ट्रेशन पे किया है और मैं पेट्रोल पे जीएसटी पे कर रहा हूँ, मैं हर तरफ से पैसे पे कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब उसके बाद में अगर मुझे रोड्स की वजह से कोई डिस्टर्बेंस होता है, कोई ऐसी इशू मेरे साथ हो जाता है, तो उसके लिए भी लायबिलिटी तय होनी चाहिए। अगर मैं रेड लाइट जंप करता हूँ, लायबिलिटी मेरी है, तो अगर रोड्स की वजह से मेरा एक्सीडेंट होता है तो लायबिलिटी किसी की तो तय होनी चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल। तो इसके लिए हम लोगों का प्लान है, आगे थोड़ा सा बड़ा प्लान है, तो वो सब इसके अंडर कवर होगा। बाकी व्यूवर्स को आप क्या बोलना चाहते हैं, अपने तरफ से क्या सजेशन देना चाहते हैं? मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि पहली बात तो आप हमेशा स्पीड लिमिट्स में चलिए। जी। प्राइमरी रूल है आपका सेफ चलने का कि आपकी सीट बेल्ट्स, आपके एयर बैग्स, आपके ABS, कोई भी सेफ्टी फीचर हो, 5 स्टार गाड़ी हो, काम तब आएगी जब आप विद इन द स्पीड लिमिट्स होंगे। अगर आप स्पीड लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं तो कोई भी सेफ्टी फीचर आपके काम नहीं आने वाला है। तो पहली चीज़ आप खुद स्पीड लिमिट्स में चलिए, अपने जो भी छोटे हैं या जो आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं उनको समझाइए कि आप स्पीड लिमिट्स में चलिए। उसके बाद जितने भी सेफ्टी फीचर्स, एक्टिव सेफ्टी फीचर्स हैं उनको यूज़ करिए। पैसिव सेफ्टी फीचर्स तो बाद में ही काम आएंगे, बट एक्टिव सेफ्टी फीचर्स को आप यूज़ करिए और उसको डेली हैबिट में डालिए कि आपको यूज़ करना है। बाकी आप रोड सेफ्टी में रैश ड्राइविंग ना करिए, आप लोगों को रोड रेज से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े इशू को सिर्फ एक छोटी सी स्माइल सॉल्व कर सकती है। बिल्कुल। अगर किसी से आपकी गाड़ी टच हो गई है, पास से निकला, आप छोटी सी स्माइल दे दो, सामने वाला समझदार होगा, वो भी स्माइल दे देगा, बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली जो डैमेज होना है वो तो हो चुका है, तो ऑब्वियसली उसमें लड़ने से कोई फायदा नहीं है। आप ठीक है, आप इग्नोर करिए, आप रोड पे चलेंगे, सब चीज़ें होती रहेंगी आपके साथ। चलिए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें सर ने बताई हैं। तो चलिए भाई, ये सब हो गई रोड सेफ्टी की बातें, गाड़ी की बातें हैं। कुछ और भी सवाल है सर से पर्सनल, वो भी करना चाहता हूँ मैं। ये गाड़ी स्कॉर्पियो है जी, आप चलाते हैं, लोगों के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है इस गाड़ी को चलाते समय, एक तरह से आप समझ लिए लोग इतने भौकाल में चलते हैं कि वो साइड ना देते हैं, ना दूसरों को कुछ समझते हैं प्रॉपर्ली। मैंने कई बार देखा है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा फील आया है? नहीं, मैं ये ऑब्जर्व मैंने भी किया है कि मोस्टली ये इशू फॉर्च्यूनर, थार और स्कॉर्पियो, स्पेशली ब्लैक थार, ब्लैक स्कॉर्पियो, इनके साथ बहुत ज़्यादा रहता है।
बट मैं किसी को इस चीज़ के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। देखिए रोड्स पे सभी ने टैक्स पे किया है इक्वली अपनी गाड़ी के अकॉर्डिंग, सभी का इक्वल राइट है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप जैसे आप दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हैं अपने चलने के लिए, तो बाकी व्हीकल्स को भी आप रिस्पेक्ट दीजिए। अगर कोई आपको जल्दी जाना चाहता है, आप स्लो चल रहे हो, तो अननेसेसरी रोड को ब्लॉक करके रखने का कोई लॉजिक नहीं है। आप जिसको फास्ट जाना है आप उसको जाने दीजिए, आपको जिस स्पीड में चलना है आप उस स्पीड में चलिए। तो अननेसेसरी लोगों ने उसका हाइप क्रिएट कर दिया, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर आप गाड़ियों के साथ इस तरह की एक छवि जोड़ देंगे तो फिर वही होगा जो कहीं ना कहीं केटीएम के साथ लोगों ने किया था। कि बहुत अच्छी बाइक थी बट लोगों ने उसको कुख्यात कर दिया। तो ऐसा थार और स्कॉर्पियो के साथ तो नहीं करें कि लोग उनको लेना ही पसंद ना करें। ये सच्चाई है, ज्यादातर लोग वो खुद को ऐसा समझने लगते हैं। बात ये, और ज्यादातर यूपी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ये देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा। पहली बार मैं आपको देख रहा हूँ जो ऐसा नहीं है, मतलब दबंग गाड़ी लेने के बाद, दबंग जैसा शरीर लेने के बाद वो इतना नॉर्मल कूल डाउन होके चलते हैं। बहुत अच्छी बात है, लोगों सभी को ये चीज़ फॉलो करना चाहिए। देखिए गाड़ियाँ होती हैं आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाने के लिए, ना कि भौकाल दिखाने के लिए या फिर रुतबा दिखाने के लिए। वो अगर आपको करना है तो मैं सलाह दूंगा आप घर पे रह के ही रील्स बना लें, आपको जो करना है दिखा लें। बट अगर आपको रोड पे चलना है तो प्रॉपर स्टैंडर्ड ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए, क्योंकि कोई भी गाड़ी आपको ये प्रिविलेज नहीं देती है कि आप रोड पे किसी से सुपीरियर हैं। रोड पे कोई भी गाड़ी चल रही हो, वेदर इट इज नैनो और इट्स मर्सिडीज, सभी को इक्वल राइट्स हैं रोड पे। तो आप खुद भी रिस्पेक्ट करिए और लोगों की भी रिस्पेक्ट करिए, और उनको भी उतना ही इक्वली एक्सेस दीजिए चलने का जितना आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। बिल्कुल। बाकी सर ये गाड़ी आप कब तक रखना चाहते हैं, कितने सालों तक? पॉसिबली मैं नेक्स्ट ईयर तक इसको रखूंगा। अच्छा, बहुत ही कम। देखिए मैं इसीलिए प्री ओन्ड कार्स लेता हूँ कि मेरी जो लॉजिक है, मैं एक कार लेके उसको 15 साल तक चलाने की जगह मैं आज में जीना चाहता हूँ। अच्छा। तो कोई भी कार ली, 1 साल 1.5 साल चलाया, 2 साल चलाया, और जिस कंडीशन में मैं लेता हूँ उससे और ज्यादा मेंटेन कर लेता हूँ उसको तब तक, और उसके बाद निकाल के फिर कोई अच्छी गाड़ी मिल जाती है प्री ओन्ड में ही, उसको उठा लेते हैं और उसके कुछ दिन मजे लेते हैं। अलग अलग गाड़ियों का आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या नेक्स्ट कौन सी गाड़ी कुछ सोचा है आपने? अभी तक तो अगर मैं बात करूं विश लिस्ट में मेरी तो स्कॉर्पियो एन हमेशा से थी, बट देखते हैं। अभी मुझे एक बार मैं बोलेरो नियो भी एक्सपीरियंस करना चाहूँगा। अच्छा। टॉप एंड वेरिएंट विद एमएलडी, तो उसका भी काफ़ी मुझे एक बार एक्सपीरियंस लेना है, तो वो भी हो सकता है। बट स्कॉर्पियो एन मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में रहेगी हमेशा। महिंद्रा है जी, महिंद्रा है। तो आपने पिछली गाड़ी भी महिंद्रा ली, ये भी महिंद्रा, आगे भी महिंद्रा, तो महिंद्रा से इतना प्यार क्यों? देखिए मैं इससे पहले हुंडई भी यूज़ कर चुका हूँ। हाँ। तो रिलेशंस वहाँ भी मेरे अच्छे थे, बट जितने अच्छे रिलेशन पर्सनली मुझे अपने महिंद्रा के सर्विस सेंटर से लगे, उतने अभी तक मेरे रिलेशन किसी से भी अच्छे नहीं लगे। सुनते हैं, देखिए प्रॉब्लम रिजॉल्व होना या ना होना ये एक अलग फैक्टर है, बट इंसान आपको सुन रहा है, वो कोशिश कर रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अभी तक का मेरा महिंद्रा का फीडबैक बहुत अच्छा रहा है कंपैरेटिवली बाकी ब्रांड से। सारे ब्रांड्स अच्छे होते हैं, महिंद्रा की भी कुछ डीलरशिप ऐसी होंगी जिनका लोगों का एक्सपीरियंस नहीं अच्छा होगा, बट मैं जिस डीलरशिप में जा रहा हूँ वहाँ का एक्सपीरियंस, कंप्लीट स्टाफ, टेक्नीशियंस, क्यूसी, मैनेजर, एडवाइजर, सभी का एक्सपीरियंस आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा है। तो ये कुछ रीज़न था सर का महिंद्रा की गाड़ी इतना ज़्यादा झुकाव है। पर्सनल एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है इनका सर्विस सेंटर से और वहाँ के लोगों से, तो इसीलिए होता है भाई कि सर्विस सेंटर पे जानने वाले लोग हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है। हमारे साथ भी यही कुछ सीन है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई हमने गाड़ी का एक्सपीरियंस ले लिया सर से, रोड सेफ्टी के बारे में कई सारी चीज़ें जानी, और आपने भी देखा होगा कैसे सर ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। ऐसे लोगों की हमें आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जितना नॉलेज इनको है, जितनी सारी चीज़ें हैं। भाई मैं मानता हूँ कि लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है अभी, लेकिन वो चाहे तो गेन कर सकते हैं नॉलेज, ऐसे वीडियो से गेन कर सकते हैं, हम लोग की चीज़ें देख के गेन कर सकते हैं। बाकी सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके मुझे, कम से कम कोई तो है जो सोशल मीडिया पे इस बात का इनिशिएटिव ले रहा है कि रोड सेफ्टी इंश्योर होनी चाहिए, लोगों की सेफ्टी इंश्योर होनी चाहिए, कार्स की सेफ्टी इंश्योर होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपके व्हीकल सिक्योर होंगे, सेफ़ होंगे, तो आप अल्टीमेटली सिक्योर ही होंगे। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत अच्छा, मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए कि कितना अच्छा मुझे फ़ील हो रहा है आप लोगों से मिलकर कि हाँ,
अब ये दिखता है कि हाँ सोशल मीडिया भी कुछ अच्छे लोगों के हाथ में है, रीच में है, क्योंकि देखिए हर किसी की रीच सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो लोगों को सही चीज़ें, सही बातों के लिए इन्फ्लुएंस कर पाए। बट जिनकी है उन्हें ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। और क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं या यंग एज के लड़के हैं जो आप लोगों को देख के सीखते हैं। सोशल मीडिया कंजम्पशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो इनसे वो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर वो इससे कुछ सीखें। तो थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर।